जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने उस गोल्डन हेयर वाले बंदे की पहचान का पता लगा लिया था कि वो हाउस सेक का लीडर है। जिसके बाद सनवू उसको एक ऑफर देता है कि हाउस सेक और यून क्लैन को एक अलायंस बना लेना चाहिए, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा पहले तो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब सनवू उसको कुछ ऑफर्स देता है तो वो मान जाता है। वो सनवू से हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाने को तैयार हूँ। मेरा हाउस सेक और तुम्हारा यून क्लैन आज से एक अलायंस बनाती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कहीं और एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी लड़कियां नाच रही होती है और सभी लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। तभी हमें उस पार्टी के अंदर वुलेंग ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो रॉक क्लैन के लीडर के साथ बैठा हुआ होता है। और रॉक क्लैन का लीडर उसे कह रहे होते हैं, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप मेरी पार्टी के अंदर आए। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतने ज्यादा बिजी होने के बावजूद मेरी रिसेप्शन पार्टी के अंदर आएंगे। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आप इतने ज्यादा बिजी होने के बावजूद मेरी रिसेप्शन पार्टी के अंदर आए, लेकिन मैं आपके ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पाया। मैं अपने क्लैन के दूसरे कामों में व्यस्त था, इसकी वजह से मैं आपको सही से अटेंड नहीं कर पाया, ना आपकी खातिरदारी कर पाया। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। फिर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इस मोटे सुअर को क्या लगा, इसके अंदर जो दिन पर दिन घमंड काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर अपने साइड में खड़े हुए एक पर्सन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के कमीशन क्लैन के मिशन काफी स्मूथली जा रहे होंगे, आसानी से जा रहे होंगे। वो ये बात जिस पर्सन को कह रहे होते वो जेंगियांग का प्रोविंस मिनिस्टर होता है, जिसका नाम कोंग वी सो होता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली जा रही है। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर रॉक क्लैन के लीडर से कहता, आखिरकार तुम्हारा क्या है, तुमने गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के मिशन के बारे में क्या सोचा है। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर बताने लगता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने पहले दिन ही एप्लीकेशन को भर दिया था और 2 ट्रांसजेंडर लेवल के एक्सपर्ट को भी हायर कर लिया था। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, ठीक है, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सावधानी से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे रॉक क्लैन के कमीशन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर तुम्हारे रॉक क्लैन के कमीशन क्लैन को जेंजिंग का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कमीशन क्लैन बनना है, तो उन्हें इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, वरना तुम परिणाम को तो जानते ही हो कि आगे क्या होगा। रॉक क्लैन का लीडर कहता, हाँ मैं इसके परिणाम को जानता हूँ, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजों को बिल्कुल सावधानी से करूंगा और आपके शब्दों को याद रखूंगा। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर सोचता है, ये पूरी तरह से बकवास है, मैं इस मोटे सुअर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे हर एक चीज इस मोटे सुअर को देने से पहले सारी चीजों को तैयारी करना होगा, सारी इमरजेंसी, सारी कैजुअलिटी की तैयारी करनी होगी, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी कैजुअलिटी होती है या इमरजेंसी आती है तो मैं उन सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर रहूं, तैयार रहूं। आगे वो मोटा सुअर कहता है, मेरा मतलब है, रॉक क्लैन का लीडर कहता है, मैंने यहाँ से आने से पहले कुछ न्यूज को सुना था। वुलेंग ग्रुप का लीडर पूछता है कि किस तरह का न्यूज। रॉक क्लैन का लीडर बताता है, मैंने सुना है कि इस बार यून क्लैन की कमीशन क्लैन ने भी एप्लीकेशन को भरा है और एग्जाम के अंदर हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि यून क्लैन का लीडर यून सन वो अपनी औकात को भूल गया है कि आखिरकार उसकी क्या औकात है। उसे ये बात पता होनी चाहिए कि उसे अपनी नाक कहाँ घुसानी है और कहाँ नहीं। मेरा मतलब ये सुनने में भी कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, पैथेटिक लग रहा है कि उनके कमीशन क्लैन के बजट से 3 गुना ज्यादा उनके पास सोना होना चाहिए और साथ ही साथ उनके पास 2 ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी होने चाहिए। उनके जैसे किसी कमजोर क्लैन के पास 2 ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट और इतना सारा सोना कभी भी नहीं हो सकता है। वो सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपके उनके एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ताकि वो सभी लोग एग्जाम में हिस्सा ही ना ले पाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है वो सभी लोग एग्जाम के अंदर हिस्सा लेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई सीन क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई तमाशा क्रिएट करेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम उन्हें एग्जाम में हिस्सा ही ना लेने दे, जिससे हमें आगे चल के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी मुसीबत को नहीं झेलना पड़ेगा। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर चौंकते हुए कहता है, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है, आखिरकार तुम्हें उन्हें रोकना ही क्यों, अगर वो सभी लोग एग्जाम के अंदर हिस्सा लेते हैं तो इससे एग्जाम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये एग्जाम जो इतना ज्यादा बोरिंग था और इतनी ज्यादा आसानी से जाने वाला था, वो और भी ज्यादा फनी और मजेदार हो जाएगा। मैं उन सभी लोगों को ये एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने एग्जाम के अंदर आके कितनी बड़ी गलती की है, उन्हें एग्जाम के अंदर नहीं आना चाहिए था, उन लोगों की कब्र वहीं पे खुदेगी। आगे वो प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो से कहते हैं कि कोंग वी सो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम आज से ही गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दो और मैं तुम्हें जैसा जैसा ऑर्डर देता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही एग्जाम की तैयारी करोगे। यही कहकर वो अपने पास से एक स्क्रोल को निकालते हैं, फिर एक सर्वेंट को देते हुए कहते हैं कि ये स्क्रोल प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो को दे दो। ये सुनकर वो सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो स्क्रोल ले जाके कोंग वी सो को दे देता है। कोंग वी सो जब उस सर्वेंट से उस स्क्रोल को लेता है और उस स्क्रोल को खोल के पढ़ता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो काफी जो हैरान हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये किस तरह का मजाक है, ये किस तरह का टेस्ट है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। आगे कोंग वी सो वुलेंग ग्रुप के लीडर से कहता है, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ, तुम सभी लोगों को एक साथ मारना चाहते हो इस टेस्ट का इस्तेमाल करके। अगर हमने ऐसा किया तो इस टेस्ट के दौरान सभी लोग मारे जाएंगे, कोई भी वहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा, मौत का खेल होगा वहाँ पे। तुम इसके परिणाम
एग्जाम को समझ भी रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे चल के क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो ये सारी बातें काफी ज्यादा चिल्ला के कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं होता है, जैसे कि उन सभी लोगों को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस चुपचाप बैठे हुए देख रहे होते हैं। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर एक इविल सी हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के एग्जाम को देने के लिए जितने भी लोग आने वाले हैं मैं उन सभी कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ। और वो जो एग्जाम के अंदर मौत का खेल होगा तुम उसके इंचार्ज होगे, तुम अपने हाथों से ही मासूमों लोगों की जान लोगे, सबको खत्म करोगे। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पे जितने भी मासूम लोग हो गए तुम उन सभी की जान लोगे, तुम इसको लेके एक्साइटेड तो हो ना? लेकिन वहीं पे इन सारी बातों को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो काफी ज्यादा घबराए हुए होते और हैरान होते हैं। वो इसको लेके काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाह रहे होते हैं। जिसे देख के वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हें इस चीज को करने में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रहा है, तुम अपने डिसीजन को सही से नहीं ले पा रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारे डिसीजन को लेने में तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम अपने डिसीजन को आसानी से ले पाओ। यही कहने के साथ वुलेंग ग्रुप का लीडर अपने पीछे से एक टूटे हुए जेट को निकालते और अपने हथेली में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो के सामने कर देते और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारा डिसीजन लेने में शायद आसानी हो जाए। उस टूटे हुए जेट को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है अब तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस है, तुम मेरे कहे अनुसार टेस्ट की तैयारी करो, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों को मार दो, या तो तुम फिर एक ऐसे पिता बन जाओ जिसे अपनी बेटी की जान की कोई भी परवाह नहीं है, वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देगा बाकी सब इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए, वो बाकी सब इनोसेंट लोगों की जान के बदले अपनी बेटी की जान को कुर्बान कर देगा, अपनी बेटी को ऐसे ही मरने देगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग वी सो पूरी तरह से निराश हो जाते, वो अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं और उन्हें न चाहते हुए भी वुलेंग ग्रुप के लीडर की बातों को मानना पड़ता है और सारे टेस्ट की तैयारी उनके हिसाब से करनी पड़ती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे टेस्ट के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग क्लैन के लोग आए हुए होते हैं, उन सभी के फ्लैग दिखाए जाते हैं हमें, और वहाँ पे लगातार अलग अलग कमीशन क्लैन के ताकतवर लोग आ रहे होते हैं अपने कमीशन क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वहाँ पे गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के टेस्ट के अंदर हिस्सा लेने के लिए लगातार मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट की भीड़ लग जाती है। तभी हमें उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के भीड़ के अंदर डियोक्चोल को दिखाया जाता है, जो डियोक्चोल बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा होता है। उसे देख के सभी मार्शल आर्टिस्ट उसको रास्ता दे रहे होते हैं और डियोक्चोल अकेला नहीं होता है, उसके साथ वुलेंग ग्रुप के भी लोग होते हैं और माउंट हुआ शेख के भी लोग होते हैं। उन तीनों लोगों को एक साथ देख के वहाँ पे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन सभी लोगों को देख के आपस में बात करने लगते हैं, क्या सच में ये तीन इतने ज्यादा पावरफुल फैक्शन एक साथ आ रहे हैं। तभी वहाँ पे खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट की नजर वुलेंग ग्रुप के एक मेंबर पे जाती है, जिसे देख के वो कहने लगता है ये इंसान तो वुलेंग ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड का लीडर है, इसका नाम योग जोंग गुआक है। फिर दूसरा एक मार्शल आर्टिस्ट करता है वहाँ पे देखो माउंट हुआ शेख के मास्टर चेंसू के वहाँ पे डिसिपल्स भी आए हुए हैं, लगता है कि ये कंपटीशन ये टेस्ट और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वहीं पे डियोक्चोल उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को देख के हंसते हुए सोच रहा होता है, देखने से लगता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट को मेरे से डर लग रहा है, तो उन्हें डरना भी चाहिए क्योंकि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर्स का कमांड है और साथ ही साथ माउंट हुआ शेख के मास्टर चेंसू के डिसिपल्स का भी कमांड है, तो इन सभी के डरना लाजमी है। ये मार्शल आर्टिस्ट जितना डरेंगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, डरो सभी लोग और भी ज्यादा डरो। यही कहते हुए काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है अरे वहाँ पे देखो वहाँ पे यून क्लैन के लोग भी आ चुके हैं। ये सुनकर डियोक्चोल जल्दी से पीछे मुड़ के वहाँ पे देखता है, तो वो जैसे वहाँ पे देखता है तो वहाँ से सनवू और उसकी टीम बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री कर रही होती है। जो अभी सारी स्पॉटलाइट डियोक्चोल के ऊपर होती है वो सारी स्पॉटलाइट अभी सनवू के ऊपर आ चुकी होती है। जो सभी मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान अभी डियोक्चोल के ऊपर होता है उन सभी मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान हट के सनवू के ऊपर आ जाता है और उसके स्क्वाड के ऊपर आ जाता है, जिसे देख के डियोक्चोल कहता है मुझे लगा नहीं था कि यून सनवू तुम भी यहाँ पे आओगे, किसी तरह तुमने भी दो ट्रांसेंडेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा करने में मैनेज कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी तरह आने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अभी टेस्ट देने के लिए आए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम टेस्ट देने के लिए तो आए हो लेकिन वापस नहीं जाओगे, तुम्हारा फ्यूनरल आज यहीं पे होगा, तुम टेस्ट के दौरान ही मारे जाओगे। ये सुनकर सनवू डियोक्चोल को काफी ज्यादा बेडे तरीके से कहता कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरे सामने इस तरह क्यों भौंक रहा है। सनवू के जवाब को सुन के तो डियोक्चोल का मोह में हो जाता है। वो सनवू से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कमीने क्या तू मेरे हाथों से यहीं पे मरना चाहता है। लेकिन डियोक्चोल आगे कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि प्रोविनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इसकी वजह से सभी लोग शांत हो जाए। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं, तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रोविनेंस मिनिस्टर आ रहे होते हैं और वहाँ पे आगे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का ध्यान ही उनकी तरफ जाता है। वो दोनों जैसे प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं वो दोनों अपना झगड़ा छोड़ के प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और उन दोनों के साथ ही साथ बाकी सभी कमीशन क्लैन के लीडर भी प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वहाँ पे आके खड़े होते हैं तो उनका ध्यान सनवू के ऊपर जाता है। वो जैसे ही सनवू को देखते हैं तो अपने मन के अंदर सोचते हैं तो अच्छा ये है
है यून क्लैन का लीडर यून सनवू। ये दिखने में तो काफी ज्यादा जवान है, मुझे माफ करना बच्चे। आज जो तुम्हारे साथ यहाँ इस टेस्ट के अंदर होने वाला है उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन के लीडर है उनके एग्जीक्यूटिव वो सभी लोग मेरे रूम के अंदर आए और बाकी सब यहाँ पे जितने भी लोग है वो सभी लोग बाहर रुक के इंतजार करे, कोई भी उनके अलावा अंदर नहीं आएगा। यही कहकर प्राइम मिनिस्टर पीछे की तरफ मुड़ जाते और अपने कमरे के अंदर वापस लौट जाते हैं। उनके कमरे के अंदर वापस लौट जाने के बाद सभी कमीशन क्लैन के लीडर और उनके एग्जीक्यूटिव उनके पीछे पीछे उनके कमरे के अंदर जाते हैं, जिन्हें देख के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं पहले तो मैं उन्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं उन सभी लोगों ने सिलेक्शन के कंडीशन को फुलफिल किया है। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पे खड़े होने के अधिकार को पाया है और साथ ही साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लिया है। जबकि मैंने तुम सभी लोगों को बधाई दे दी है, तो चलो अब हमारे मेन मुद्दे पे आया जाए। गवर्नमेंट ने 3 कमीशन मिशन को निकाला है, जिन तीनों मिशनों को तुम में से किसी 3 लकी इंसानों को दिया जाएगा। या मैं ये कहूँ आज जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस के अंदर जो कमीशन क्लैन आएंगे उन सभी कमीशन क्लैन को एक एक मिशन दिया जाएगा, जिन सभी मिशनों को उन सभी क्लैन को पूरा करना होगा। अगर वो सभी क्लैन उन सभी मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा भारी मात्रा में इनाम दिया जाएगा। तो चलो अब मैं तुम सभी लोगों को मिशन के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार मिशन क्या है। जो भी क्लैन जो भी इंसान थर्ड प्लेस के ऊपर आएगा उसे काफी ज्यादा प्रीशियस सब एंड फ्लावर दिया जाएगा रॉयल पैलेस में पहुंचाने के लिए। और फिर सेकंड नंबर पे जो कमीशन क्लैन आएगा उसे मिलिट्री के इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए मिशन दिया जाएगा, उन्हें सेफ्टी से मिलिट्री के इक्विपमेंट पहुंचाने होंगे। और आखिर और फाइनल जो फर्स्ट प्लेस पे आता है उस कमीशन क्लैन को प्रिंसेस को गार्ड करने का मिशन दिया जाएगा। उस कमीशन क्लैन को प्रिंसेस को गार्ड करते हुए माउंट जेंजियांग से बेजिंग के रॉयल पैलेस तक उन्हें सेफली पहुंचाना होगा। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन के लीडर होते हैं उन सभी के चेहरे से उन सभी का कलर ही उड़ जाता है। आप इन सभी लोगों के चेहरे से इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आखिरकार ये मिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक है। आगे वहाँ पे जितने भी दूसरे कमीशन क्लैन के लीडर्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर उस प्रिंसेस की बात कर रहे हैं जिसे एम्परर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे? अगर हम में से किसी को भी ये कमीशन मिशन मिलता है और हम में से कोई भी इस कमीशन मिशन को पूरा करता है तो उसे काफी ज्यादा भारी मात्रा में इनाम दिया जाएगा, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और साथ ही साथ हमारा कमीशन क्लैन के रेपुटेशन भी सब जगह काफी ज्यादा फैल जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम थर्ड और सेकंड प्लेस को फर्स्ट प्लेस से कंपेयर करते हैं तो ये तो बिल्कुल एक हाथी के सामने एक चींटी के बराबर है। अगर हम सेकंड और थर्ड प्लेस के रिवॉर्ड को एक साथ पे मिला दे तो इसका 1% भी नहीं होगा, वो इसका 1% भी नहीं बनता है। लेकिन तभी एक दूसरा पर्सन कहता है लेकिन अगर हमने इस मिशन को फेल कर दिया, हम इस मिशन को पूरा न कर पाए तो फिर दूसरा पर्सन कहता है अगर हमने ऐसा किया तो हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, हमारा कमीशन क्लैन और हमारा क्लैन दोनों ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ हमें ही और हमारे क्लैन को ही सिर्फ पनिशमेंट नहीं मिलेगी बल्कि एम्परर हमारे आने वाली 3 पुश्तों को भी सजा देगा। ये सुनकर तो वहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन के लीडर खड़े होते हैं वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, उनकी सबकी खुशी अब डर में बदल जाती है। आगे प्राइम मिनिस्टर सभी लोगों से कहते हैं कि चलो अब मैं तुम सभी लोगों को सिलेक्शन टेस्ट की डिटेल्स को अनाउंस करने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना। कमीशन क्लैन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पावर और एबिलिटीज। अगर तुम्हारे पास पावर और एबिलिटी है तो तुम जिन्हें भी स्काउट कर रहे हो, तुम्हारे पास जो भी है मटेरियल्स हो, रेयर हब्स हो या लोग हो, तुम जिन्हें भी स्काउट कर रहे हो तुम सभी लोगों को आने वाले खतरे से बचा पाओगे, उन्हें डिफेंड कर पाओगे। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारे पास पावर एबिलिटीज ना हो तो तुम जिसे भी चीज को जिसे भी स्काउट कर रहे हो तुम उन सभी को खो दोगे। इसकी वजह से तुम्हारा ये जो टेस्ट होने वाला है वो इसी के बेस पे होने वाला है। तुम अपने सामानों को डिफेंड करोगे अपने दूसरे क्लैन से। तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे तुम्हें अपने दूसरे क्लैन से या तुम्हारे पर जो भी अटैक करेंगे तुम्हें उनसे डिफेंड करना होगा, बचाना होगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन के लीडर होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं क्या हमें मटेरियल्स को डिफेंड करना होगा अपने दूसरे ही क्लैन से। लेकिन वहीं पे डियोक्चोल को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बस वो खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है जैसे कि उसे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता हो। आगे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम शुरुआत में सभी कमीशन क्लैन को सेम ही आइटम देंगे ताकि इससे कोई भी भेदभाव ना हो। और हाँ, मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि तुम्हारे टेस्ट का जो टाइमिंग होने वाला है वो 4 घंटे होने वाला है। तुम्हें अपने 4 घंटे तक दूसरे कमीशन क्लैन से अपने आइटम को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ सामने वाले तुम्हारे जो दुश्मन कमीशन क्लैन है उनके सामानों को भी जब्त करना है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन के लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें अपने सामने वाले कमीशन क्लैन के भी आइटम को जब्त करना होगा। अगर हमें ऐसा करना है तो पहले तो हमें अपने सामने वाले कमीशन क्लैन के ऊपर अटैक करना होगा ताकि हम उनके आइटम को जब्त कर सके, ले सके। तो इसका मतलब तो यही है कि हमें एक दूसरे से ही फाइट करनी होगी, एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हाँ, तुम सभी लोगों ने सही सोचा, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से ही फाइट करनी होगी। हम लोग तुम्हें एक नेम टैग देंगे जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। अगर कोई दूसरा कमीशन क्लैन तुम्हारे नेम टैग को ले लेता है तो तुम एग्जाम से डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। और फिर जो कमीशन क्लैन तुम्हारे नेम टैग को लेगा उसे 50 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और फिर आखिर में सारे पॉइंट को काउंट किया जाएगा और फर्स्ट से लेकर थर्ड प्लेस तक अनाउंस किया जाएगा। ये सुनकर दूसरे कमीशन क्लैन आपस में
से बात करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है अगर हमारे कमीशन क्लैन एक दूसरे से ही फाइट करता है तो, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे दूसरे काफी ज्यादा कमीशन क्लैन है जो हम सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी एक पर्सन अपना हाथ उठाता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है, प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या यहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट आए हैं अपने वेपन के साथ, वो अपने वेपन के साथ इस टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे? ये सुनकर डियोक्चुल के बाजू में जो वुलेन ग्रुप का मेंबर होता है वो कहता है, आखिरकार ये किस तरह का बेकार सवाल है। यहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट अपने वेपन को लेके आए वो सभी लोग अपने वेपन के साथ ही इस टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। लेकिन तुम्हारे सवाल को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो हम सभी लोगों का सामना कर सके। अगर सच में ऐसा है तो तुम सभी लोगों को अपने कमीशन क्लैन को वापस लेके लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी कमजोर कमीशन क्लैन की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम फिर भी नहीं मानते हो तो तुम सभी लोग मेरी बात को याद रखना कि तुम्हारा कमीशन क्लैन सबसे पहले एग्जाम से एलिमिनेट होगा। ये सुन के उन सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो उन सभी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये एक टेस्ट समझ के हम इसके अंदर वेपनों को यूज करने के लिए बैन नहीं लगा सकते हैं, वेपनों को यूज करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस टेस्ट के अंदर ओरिजिनल वेपन का यूज किया जाएगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक और क्रूअल होने वाला है, और इस टेस्ट के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी मारा जाता है तो इसे एम्परर के लिए एक बलिदान के तौर पे देखा जाएगा और इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टेस्ट को हल्के में नहीं लेंगे और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से इस टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। तो चलिए, मुझे जो आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट डिटेल बताना था वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, तो ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। तो अब आप सभी लोग यहाँ से सीधा एग्जाम ग्राउंड पे ऊपर पहुंचे और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सीधे एग्जाम ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एग्जाम होने वाला होता है। एग्जाम ग्राउंड के ऊपर सभी अलग अलग क्लैन के लोग अपने अपने टेंट को लगा रहे होते हैं और रहने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे डियोक्चुल और उसके साइड में खड़े हुए एक पर्सन को दिखाया जाता है जो डियोक्चुल से कह रहा होता है कि यहाँ पे टेस्ट के ग्राउंड के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जगह है, उन सभी जगहों को सील कर दिया गया है। यहाँ से कोई भी अब बच के भाग नहीं सकता है। वुलेन ग्रुप ने अपने काम को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया और तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर दी है, तो अब तुम्हारी बारी है आगे की सारी चीजों को संभालने की। ये सब सुनकर डियोक्चुल कहता है कि तुम्हारा इन सारी चीजों के लिए शुक्रिया। यही कहकर वो अपने मन के अंदर सोचता है, यून क्लैन के कमीशन क्लैन, अब तुम्हारा लक यहीं पे खत्म होता है। तुम अब तक काफी ज्यादा लकी रहे हो, लेकिन तुम्हारा लक अब यहीं से खत्म होता है। वुलेन ग्रुप ने सारी तैयारी कर दी है, अब तुम धीरे धीरे करके एक कॉर्नर पे जाते जा रहे हो। तो अब तुम उस समय का इंतजार करो जब मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से खत्म करूंगा और तुम्हारी कवर इसी टेस्ट ग्राउंड के ऊपर बनाऊंगा। और खास करके यून क्लैन के लीडर यून सनवू, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। डियोक्चुल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उन दोनों को काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है और लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास एक सोल्जर अर्जेंट अर्जेंट चिल्लाता हुआ आ रहा होता है, जिसे देख के डियोक्चुल के बाजू में खड़ा पर्सन कहता है, आखिरकार क्या हुआ, क्या मैटर है? वो सोल्जर बताता है कि वहाँ पे चलिए, वहाँ पे कोई जबरदस्ती घुस आया है। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या यहाँ पे कोई जबरदस्ती घुस आया है? कहाँ पे है वो? तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन जबरदस्ती घुस आया हुआ होता है। उसके सामने काफी सारे सोल्जर अपने हाथ में वेपन लिए खड़े होते हैं, जो उससे कह रहे होते हैं कि यहीं पे रुक जाओ। आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम यहाँ पे जबरदस्ती घुसते हुए आ रहे हो? ये जगह डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, तुम सभी लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, अगर मुझे इन सारी चीजों से फर्क पड़ता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों? ये सुनकर तो वो सारे सोल्जर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा कोई और नहीं, उन सारे बैंडिट्स का लीडर होता है, जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ। इसका नाम मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आगे वो बैंडिट्स का लीडर कहता है, मैं यहाँ पे अपने यंगर ब्रदर के टेस्ट को देखने आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपने यंगर ब्रदर के टेस्ट को देखने नहीं आया होता तो तुम सभी लोग जिन्होंने मेरे रास्ते को रोक के रखा है, उन सभी लोगों के सर अभी धड़ से अलग होते। उन सभी सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स नागेम को पहचान लेता है। वो नागेम को देख के घबराते हुए कहता है, ये तो गिल्ड थंडर माउंटेन किंग है, लेकिन आखिरकार इसके जैसा कोई पर्सन यहाँ पे क्यों आया है और यहाँ पे आने के बाद ये किस यंगर ब्रदर को बुला रहा है? आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जो इसका यंगर ब्रदर है? तभी नागेम अपने घोड़े से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद चिल्ला के कहता है, यंगर ब्रदर तुम आखिरकार कहाँ पे हो? तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। अगर तुम अपने बड़े भाई की आवाज को पहचान रहे हो तो जल्दी से अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आओ। और वहीं पे डियोक्चुल और उसके साइड में खड़ा पर्सन ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहीं पे खड़े दो गार्ड सोच रहे होते हैं, इसके जैसा कोई पर्सन को अपना कोई बड़ा भाई बना सकता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक ही हो सकता है। यही सोचकर वो दोनों ही गार्ड पीछे की तरफ मुड़ते और डियोक्चुल की तरफ देखते हुए कह रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका छोटा भाई डियोक्चुल हो? क्योंकि इसके हाई चांसेस है, क्योंकि डियोक्चुल जैसा पर्सन है वही ऐसे किसी बैंडिट्स को अपना भाई बना सकता है, अपना बड़ा भाई बना सकता है। तभी दूसरा वाला सोल्जर कहता है, लेकिन डियोक्चुल तो यहीं पे है, तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो एक ही जगह पे क्यों खड़ा है? अगर ये इस लुटेरे का यंगर ब्रदर है तो इसे आगे बढ़ के इसे मिलना चाहिए ना, तो फिर एक ही जगह क्यों खड़ा है? तभी वहाँ पे अचानक से सनवू की एंट्री होती है, जो नागेम को देख के कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि
तुम यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए हो। उसकी आवाज को सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और जैसे सनवू को देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नागिन कहता है फाइनली यंगर ब्रदर तुम बाहर आ ही गए मेरे से मिलने के लिए। आगे सनवू नागिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप इतनी दूर से सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ये सब देख के तो ड्यूक्चुअल को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है कि इसके साथ कोई इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन सनवू का बड़ा भाई भी हो सकता है। उसकी तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आगे नागिन कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे नहीं आना था, जैसे मैंने तुम्हारे कमीशन क्लैन के बारे में सुना कि तुम्हारा कमीशन क्लैन यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया है तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया और मुझे तुम्हारे टेस्ट को भी देखना था। सनवू कहता है कि ये मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए हैं। जबकि आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप एक सीट को ले लीजिए और मेरे टेस्ट को एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शो दिखाने वाला हूँ आज। ये सुनकर नागिन कहता है कि हाँ मुझे अपने यंगर ब्रदर से ऐसी किसी चीज की उम्मीद थी। और वहीं पे ड्यूक्चुअल नागिन और सनवू को एक साथ देख के सोच रहा होता है जब से गेल थंडर माउंटेन किंग यहाँ पे आया और उसने सनवू को अपना यंगर ब्रदर कहा है तब से यहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं जिनका ध्यान अभी तक सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर था, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर था, उन सभी लोगों का ध्यान यून क्लैन और सनवू के ऊपर चला गया है। यहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं वो सभी लोग अभी सनवू और यून क्लैन की बातें कर रहे हैं। अचानक से ये सिचुएशन पूरी तरह से उल्टा कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था ये पूरे टेस्ट के दौरान यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी लोगों का ध्यान सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर होगा, वो सभी लोग सिर्फ रॉक क्लैन की बातें करेंगे और उसकी पावर को नोटिस करेंगे, देखेंगे उसकी पावर को। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यही कहते हुए ड्यूक्चुअल काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है जिसे उसे साइड में खड़ा हुआ पर्सन नोटिस कर लेता है और मुझे लगता है कि ये पर्सन एग्जाम का इंस्ट्रक्टर है जो सारे एग्जाम के ऊपर नजर रखेगा। तो अब से मैं इस पर्सन को इंस्ट्रक्टर कहूंगा। आगे वो इंस्ट्रक्टर सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि जितने लोग भी यहाँ पे खड़े हैं वो सभी लोग अपने कैंप पे वापस लौट जाए, जल्दी ही गार्डियन बैटल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी लोग अपने अपने कैंप पे वापस लौट जाते हैं और गार्डियन बैटल एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। और वहीं पे ड्यूक्चुअल के जो सोल्जर्स होते हैं वो बाकी सभी कमीशन क्लैन के सोल्जर्स से नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स हंसते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी कमीशन क्लैन से हमारा नंबर्स काफी ज्यादा है। हमारे पास टोटल 3 स्क्वाड है जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी कमीशन क्लैन को हम बड़ी आसानी से डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। और वहीं पे ड्यूक्चुअल उन सभी के सामने खड़ा हुआ कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है वो सभी लोग जानते हैं कि अगर वो सभी लोग सामने से हम पे अटैक करने के लिए आएंगे तो वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे जाएंगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यही कहते हुए ड्यूक्चुअल अपनी पूरी आर्मी लेके पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होता है और वहीं पे हमें सनवू को दिखाया जाता है जो भी अपनी पूरी आर्मी लेके फाइट करने के लिए तैयार होता है, जिसे देख के ड्यूक्चुअल अपने मन के अंदर कह रहा होता है सनवू तुम घमंडी कमीने कहीं की, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार असली पावर क्या होती है, असली ताकत क्या होती है। मुझे ये नहीं पता है कि आखिरकार तुमने कितना पैसा बहाया है, कितना पैसा खर्च किया है गेल थंडर माउंटेन किंग को यहाँ पे बुलाने के लिए ताकि वो यहाँ पे आके तुम्हें सपोर्ट कर सके, तुम्हें असिस्ट कर सके। लेकिन ये पूरी तरह से अलग है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ पे आके तुम्हारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद के रॉक क्लैन का सपोर्ट है और साथ ही साथ वुलेंग ग्रुप का सपोर्ट है और माउंट हुआ शेख का भी सपोर्ट है। इन तीनों क्लैन का हमारे पास सपोर्ट है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पे जितने भी सुपरवाइजर है जो यहाँ के एग्जाम की निगरानी करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि एग्जाम सही से जा रहा है कि नहीं, उन्हें भी मैंने अपनी तरफ मिला लिया है, उनका भी मेरे पास सपोर्ट है। तो भले यहाँ पे गेल थंडर माउंटेन किंग ही क्यों ना आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आज मैं एक्सीडेंट की आड़ में तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। मैं तुम्हारी मौत को एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाऊंगा ताकि गेल थंडर माउंटेन भी कुछ न कर पाए, ना बदला ले पाए। तो अब समय है मेरा बदला लेने का। तुमने जो मेरा हाथ काटा था आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा। फिर आगे तभी एक इंस्ट्रक्टर चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, गार्डियन बैटल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसे एक सायरन बजेगा, जैसे एक भोंपू बजेगा, उस भोंपू की आवाज के साथ तुम्हारा ये टेस्ट वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर जैसे अपनी बात को खत्म करता है वहाँ पे खड़ा बंदा एक भोंपू को बजाता है, उसको भोंपू बजाते ही वहाँ पे गार्डियन बैटल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके स्टार्ट होते ही एक कमीशन क्लैन जल्दी से दौड़ के अपने सोल्जर्स के साथ सामने वाले अपने कमीशन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर उसका अपोनेंट क्लैन का जो लीडर होता है वो अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से सभी लोग अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। ये सुनकर उसके सभी सोल्जर जल्दी से अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। उसके सामने वाले अपोनेंट उनके पास पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनका फॉर्मेशन आधा ही बना होता है, जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन काफी जल्दी टूट जाता है और वो सभी लोग जो उसके अपोनेंट में होते हैं उस चीज का फायदा उठाते हैं और जल्दी से अपने वेपन लेके उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। वहाँ पे खूनी बैटल चालू हो जाता है और उसके सामने वाले जो लोग होते हैं वो अपने सामने वाले लोगों पे बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे होते हैं और अपने सामने वाले जो पीले कपड़े पहने हुए लोग होते हैं उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और लोग अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे होते हैं, खुद को बचा तक नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पीले कपड़े वाले जो लोग होते हैं बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं। और ये सब वहाँ
वहाँ पे खड़ा एक इंस्ट्रक्टर देख रहा होता है और देखते हुए सोच रहा होता है, भले ही हमें रॉयल फैमिली ने कहा है कि यहाँ पे जितनी भी मौतें होती है सभी हमें नजरअंदाज कर देनी है, लेकिन यहाँ पे तो जो हो रहा है वो तो पूरी तरह से अलग ही है। ये जगह पूरी तरह से एक बैटल फील्ड बन चुकी है जहाँ पे कोई भी किसी पे रहम नहीं खा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तभी हमें डियोक्चोल को दिखाया जाता है जो अपने सभी सोल्जर से कह रहा होता है कि जल्दी से यून क्लैन के ऊपर अटैक करो, उनके सभी सोल्जर्स को खत्म कर दो। ये सुनकर डियोक्चोल के सभी सोल्जर जल्दी से आगे बढ़ते और पूरे यून क्लैन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। यून क्लैन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग सिर्फ डिफेंस कर रहे होते हैं और डियोक्चोल की पूरी आर्मी को रोक के रखे हुए होते हैं, जिसे देख के डियोक्चोल कह रहा होता है उन यून क्लैन के कमीनों से हमारा नंबर काफी ज्यादा है, हम उनसे काफी ज्यादा है, फिर भी हम उनके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे, वो सभी लोग हमें ब्लॉक करके रखे हैं। इन सारी चीजों का कोई सेंस ही नहीं बनता है, हम उनके सिंगल पर्सन तक को नहीं मार पा रहे हैं। डैम इट, तुम कमीने सनवू, आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम तुम्हारे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। भले तुमने अपने सारे डिफेंस को, सारे सोल्जर्स को डिफेंस पे लगा रखा है, उनमें से कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, बस वो सभी लोग डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे डिफेंस को तोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे सोल्जर्स की संख्या तुम्हारे सोल्जर से काफी ज्यादा है और साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स की पावर तुम्हारे सोल्जर से सुपीरियर है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तभी हमें वहीं पे सनवू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि डियोक्चोल, मुझे पता है कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारे पास हमारे सोल्जर से काफी ज्यादा संख्या है, फिर भी तुम हमारे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है सनवू ने उन सोल्जर्स के बीच में अपने स्केलेटन सोल्जर्स को भी समन कर लिया होता है जो उन सभी सोल्जर्स के बीच में खड़े होकर डिफेंस कर रहे होते और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा होता है, ना ही डियोक्चोल ना ही कोई और। तभी सनवू सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि चलो अब समय हो गया है कि हमें अपने डिफेंस को छोड़ के अटैक करना है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। सुन के सनवू के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग डिफेंस को छोड़ देते हैं और जल्दी से आगे बढ़ के रॉक क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि सनवू ने अपने सोल्जर से डिफेंस छोड़ने से पहले वहाँ पे जितने भी स्केलेटन सोल्जर को सनवू ने जिन्हें समन किया था उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को वापस भेज देता है ताकि किसी को भी उन सभी लोगों के बारे में पता न चले। आगे सनवू के सोल्जर्स काफी तेजी से आगे बढ़ते और रॉक क्लैन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। और सनवू के सरप्राइज अटैक की वजह से रॉक क्लैन के लोग इस अटैक के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो अपने आप को बचा नहीं पाते और काफी बेरहमी से, काफी बुरी तरह से मरने लगते हैं। और वहीं पे वुलेन ग्रुप के जो सोल्जर्स होते हैं जो इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगते हैं, डैम इट, यून क्लैन ने अपने डिफेंस को चेंज कर दिया और हमारे ऊपर अटैक करने लगे। ये अटैक इतनी तेजी से हमारे ऊपर हुआ कि हमें इसके बारे में समझ में ही नहीं आया, हम कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही हमारे ऊपर अटैक हो चुका था। लेकिन आखिरकार यून क्लैन के सोल्जर्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? उनके जैसा कोई कमजोर क्लैन इतने ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स को कैसे तैयार कर सकता है? उन सभी लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी सोल्जर्स एक वेल ट्रेन सोल्जर है जिन्हें काफी सालों की मेहनत से तैयार किया गया है। तभी हमें वहाँ पे माउंट हुआ शेख को भी दिखाया जाता है जहाँ के एक डिसिपल इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, हमने जो छोटे मोटे कमीशन क्लैन को खत्म करके उनके पॉइंट को इकट्ठा किया था वो सभी मोटा डियोक्चोल यून क्लैन को दे रहा है। अगर हम यहाँ पे छोटे मोटे कमीशन क्लैन को खत्म करके उनके पॉइंट इकट्ठा करते हैं और वो मोटा डियोक्चोल अपने पॉइंट यून क्लैन को दे देता है तो लास्ट में इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, हमारी ये सारी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसकी वजह से हमें तीनों ग्रुप को पहले सभी छोटे मोटे फैक्शन को छोड़ के, सभी छोटे मोटे कमीशन क्लैन को छोड़ के सबसे पहले यून क्लैन के ऊपर ध्यान देना होगा और यून क्लैन पे एक ऑल आउट अटैक करना होगा जिससे यून क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। उसके बाद हम बाकी सभी छोटे मोटे क्लैंस को देखेंगे। उसकी बातों को सुन के वुलेन ग्रुप भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वुलेन ग्रुप का भी एक सोल्जर अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अब किसी भी छोटे मोटे कमीशन क्लैन के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोगों को सिर्फ यून क्लैन के ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर अटैक करना है। ये सुनकर वुलेन ग्रुप के सभी सोल्जर छोटे मोटे क्लैन के ऊपर जो अटैक कर रहे होते वो सभी लोग आके सीधे यून क्लैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे यून क्लैन के सोल्जर्स भी कमजोर नहीं होते। वो लोग जैसे देखते हैं कि तीनों फैक्शन मिलके उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो लोग फिर से जल्दी से अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं और उनके अटैक को डिफेंस करने लगते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर ये अटैक सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा होता है बल्कि चारों तरफ से हो रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देख के डियोक्चोल सभी लोगों से चिल्ला के कहने लगता है कि तुम इडियट्स आखिरकार क्या कह रहे हो? उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो, उन्हें पीछे की तरफ धकेलते रहो, अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो लोग तुम्हारे अटैक को झेल नहीं पाएंगे, उनका डिफेंस जरूर टूटेगा। इसकी वजह से उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो और जो सोल्जर यून क्लैन के सोल्जर्स का जितना ज्यादा सर लेके आएगा मैं उन सभी को उतना ही बड़ा इनाम दूंगा। इसकी वजह से उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहो अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो। इनाम की बात को सुन के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और लगातार काफी ज्यादा पावर के साथ यून क्लैन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब यून
यून क्लैन के सोल्जर्स भी काफी बुरी तरह से थकने लगते हैं और धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटने लगते हैं और कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देख के यून क्लैन के सोल्जर सोचते हैं अगर इसी स्पीड से हम पीछे हटते रहे और हम थकते रहे तो हम ज्यादा समय तक इनके अटैक को रोक नहीं पाएंगे, हमारा डिफेंस जल्दी ही टूट जाएगा। हमारे पीछे भी माउंट हुआ शेख और वुलेन ग्रुप अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इन सारे अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो सभी लोग ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उनका डिफेंस टूट जाता है और जितने भी रॉक क्लैन के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उनके ऊपर चार्ज कर देते हैं और यून क्लैन के सोल्जर्स को काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। और इस मौके का फायदा दूसरे कमीशन क्लैन कैसे नहीं उठाएंगे, दूसरे कमीशन क्लैन भी काफी तेज से अटैक करते हैं और यून क्लैन के सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। और यून क्लैन के सोल्जर्स डिफेंस करने की वजह से इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो अपने आप को बचा तक नहीं पा रहे होते हैं और रॉक क्लैन के सोल्जर्स बड़ी आसानी से उन्हें बिल्कुल एक कीड़े मकोड़ों की तरह काटते जा रहे होते हैं और उन्हें काटते हुए उन्हें कह रहे होते हैं तुम सभी लोगों ने काफी लंबे समय तक अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से हमें रोक के रखा था, अपने आप को बचाया था हमसे, लेकिन अब जबकि तुम्हारा फॉर्मेशन बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है तो अब तुम कैसे बचोगी, अब तुम सभी लोगों की कब्र यहीं पे खुदेगी। ये सब देख के सनवू कहता है कि देखने से लगता है कि अब हमारे अटैक करने का समय आ गया है कि हमें अटैक करना चाहिए। यही कहने के साथ सनवू अपनी पूरी टीम को उन तीनों फैक्शन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनते ही उसकी पूरी टीम काफी तेज से आगे बढ़ के उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और रिन सबसे पहले अपने पास से छोटे छोटे चाकुओं को निकालती है जैसे बिल्कुल निंजा रखते हैं। आगे रिन अपने उन छोटे चाकुओं को उन सभी सोल्जर्स की तरफ काफी तेज से फेंकती है। जो छोटे चाकू उन सोल्जर्स को लगते हैं वो सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरह से मरने लगते हैं और रिन के बस एक ही अटैक में काफी सारे वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स और रॉक क्लैन के सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये सब देखकर जोगेगन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने फैन को बाहर निकालता है और अपने फैन से एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसके फैन से काफी ज्यादा हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और उस हवा के प्रेशर की वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हमें मार्लू को दिखाया जाता है जो बिना किसी हथियार के यूज किए, बिना किसी वेपन का यूज किए लोगों को बस अपनी खाली ताकत की मदद से कुचलते हुए मार रहा होता है। फिर आगे हमें उस अंधे ओल्डमैन को दिखाया जाता है, वो भी किसी से कम नहीं होता है, वो अपने तीर धनुष की मदद से काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और उसका एक भी निशाना खाली नहीं जा रहा होता है। वो जितने तीर चला रहा होता है वो बिल्कुल लोगों को ही लग रहे होते हैं, सटीक उसके निशाने पे ही लग रहे होते हैं। फिर आखिर में हमें लीडर जिन्हू को दिखाया जाता है जो ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंचने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं और अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं और उनका अटैक जैसे ही रेडी होता है लीडर जिन्हू हवा में जंप लगाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करते हैं जिसकी वजह से उनके स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारे एनर्जी के अटैक बाहर निकलते हैं और नीचे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर लगते हैं और वो सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर लीडर जिन्हू हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, आज मैं तुम सभी कमीनों को बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हारी असली औकात क्या है। तुमने हमारे यून क्लैन को कमजोर समझ के कितनी बड़ी गलती की है, आज मैं तुम सभी को इस चीज का रिग्रेट करवाऊंगा। यही कहकर लीडर जिन्हू फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हैं और काफी तेज से आगे बढ़ के और भी सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं, मारने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो उन सभी से डर के भागने लगते हैं। ये देखकर डियोक्चुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने दांत को पीसते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बस 5 लोग हैं, बस 5 लोगों ने माउंट हुआ शेख को, वुलेन ग्रुप को, रॉक क्लैन को पीछे धकेल दिया है और इन तीनों ही फैक्शन के लोगों को पीछे भागने में मजबूर कर दिया है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल एक हेल्पलेस जैसे हो गए हैं। लेकिन आखिरकार कुछ समय पहले तक तो ये लोग बिल्कुल कमजोर हुआ करते थे, इनके अंदर कोई भी पावर नहीं हुआ करती थी, तो आखिरकार यून सनवू ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन 5 की पावर इतनी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये 5 मिल के एक पूरी आर्मी को पीछे धकेल रहे हैं। तभी सनवू इन सभी चीजों को देख के कहता है कि बहुत अच्छे, तुम 5 ने काफी ज्यादा अच्छा किया, तुम लोगों ने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन देखने से लगता है कि अब समय है मेरे एक्शन लेने का, मेरे कुछ करने का। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक चुटकी बजाता है, उसके चुटकी बजाते ही उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम शैडो स्टेल्थ होता है। इस स्किल की मदद से सनवू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सनवू बिल्कुल एक शैडो की तरह हो जाता है जिसे जल्दी कोई भी नहीं देख सकता है। तभी सनवू अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफी तेज से आगे बढ़ते और सामने वाले सोल्जर्स को खत्म करते हुए उनके टोकन को इकट्ठा करने लगता है और सनवू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनमें से कोई भी सनवू को नहीं देख पा रहा होता है और सनवू बड़ी आसानी से सबके टोकन को ले रहा होता है और साथ ही साथ उन सभी लोगों को खत्म भी कर रहा होता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार ये परछाई जैसी क्या चीज है, ये तो इतनी ज्यादा तेज है कि हम इसे देख भी नहीं पा रहे हैं। और वहीं पे सनवू बिल्कुल पागलों की तरह उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन सभी लोगों को खत्म कर रहा होता है। लेकिन तभी सनवू के ऊपर एक काफी तेज से अटैक होता है जिसे सनवू साइड में हटकर डॉज कर लेता है। आगे उसके सामने वाला पर्सन उससे कहता है कि तुम ही हो ना बेक यून कमीशन क्लैन के लीडर यून सनवू। ये सुनकर सनवू उस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर वो पर्सन सनवू से कहता है मैंने जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा घमंडी निकले, तुम तो मेरे सवालों का जवाब तक नहीं दे रहे हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन माउंट हुआ शेख का एक मास्टर होता है, मास्टर चोंग गोंग। आगे वो
सनवू से कहता है कि तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा घमंडी बच्चा भाई मार्शल आर्ट की दुनिया में है, मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है। तो आज मैं माउंट हुआ शेख का मास्टर चोंग कोंग आज तुम्हें यहीं पे खत्म करके इस मार्शल आर्ट की दुनिया से कलंक को मिटा दूंगा, एक घमंडी बच्चे को हटा दूंगा। यही कहकर वो अपने सभी डिसिपल से सनवू को चारों तरफ से घेर लेने को कहता है। ये सुन के उसके सभी डिसिपल सनवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो माउंट हुआ शेख का मास्टर सनवू से कहता है, बच्चे मैं तुम्हें बचने का एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर सच में तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपने आप को हमें सरेंडर कर दो, जिसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे एक हाथ को काटूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे की सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। ये सुनकर सनवू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है आखिरकार ये कमीना कौन है जो मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन तभी सनवू का ध्यान वहाँ पे खड़े माउंट हुआ शेख के डिसिपल्स पे जाता है, जिन्हें देखकर सनवू हैरान होते हुए कहता है, क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? तभी हमें उन डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो सनवू को देख के काफी ज्यादा घबराए हुए होते, वो बुरी तरह से कांप रहे होते हैं। तभी सनवू को याद आता है कि ये सब डिसिपल्स तो वही है जो पहले वाले माउंट हुआ शेख के मास्टर के साथ उसके क्लैन के अंदर आए थे। जो याद आते ही सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि क्या बात है, तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम सभी लोग यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम अपने मास्टर की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, ताकि यहाँ पे जितने भी आज लोग आए हैं जो यहाँ पे खड़े हैं वो सभी लोग ये बात ना जान जाए कि तुम्हारे मास्टर मुझसे हार गए थे और उन्हें एम्बैरेस ना होना पड़े, उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इसकी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हो ना। ये सुन के वो माउंट हुआ शेख का मास्टर कहता है, ओए तुम कमीने बच्चे, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सनवू कहता है, आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे यहाँ पे जो डिसिपल है तुम उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि आखिरकार तुम्हारे क्लैन के लीडर, तुम्हारे क्लैन के मास्टर मुझसे किस तरह हारे थे? ये सुनकर उस माउंट हुआ शेख के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सनवू से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कमीने बच्चे ऐसा कहने की? तुम्हारा क्लैन, तुम्हारा जो क्लैन है वो जेंजिंग के अंदर पूरी तरह से एक नेमलेस क्लैन है जिसका कोई भी नाम और निशान नहीं है। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे क्लैन से। तो आखिरकार तुम्हारे जैसा कोई कमजोर क्लैन अनवू के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट शेख को कैसे हरा सकता है, उसके मास्टर को कैसे हरा सकता है? क्या तुम ऐसा कह के अनवू के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट शेख को भड़काना चाहते हो, मॉक करना चाहते हो? ये सुनकर सनवू अपने नाक में उंगली डालते हुए बड़ी फनी तरीके से कहता है, क्या अनवू का सबसे ग्रेटेस्ट शेख? अगर अनवू का सबसे ग्रेटेस्ट शेख, सबसे ज्यादा पावरफुल शेख तुम्हारा माउंट हुआ शेख है, तो आखिरकार नेमगोन क्लैन का क्या, वो क्या है? ये सुनकर तो माउंट हुआ शेख के मास्टर का मुंह ही बंद हो जाता है, वो बस अपना दांत पीसते रह जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और सनवू से कहता है, तुम कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शेख को मॉक करने की, उकसाने की? आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आज मैं तुम्हारी जुबान को काट डालूंगा और तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा कि आखिर आज तुम्हारी असली औकात क्या है। तुम किसी कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। आज तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम्हारा यून क्लैन मेरे माउंट हुआ शेख के सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने किसी चींटी के बराबर है। ये सब सुन के सनवू कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ, मजे कर सकता हूँ। फिर सनवू वहाँ पे खड़े माउंट हुआ शेख के डिसिपल से भी कहता है, आखिरकार तुम सभी लोग क्यों खड़े हो? तुम सभी लोग भी मुझे पे अटैक करो। अगर तुम सभी लोग भी मुझ पे अटैक करोगे तो इस खेल को खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी माउंट हुआ शेख के डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग एक साथ सनवू के ऊपर अटैक करते हैं, जिसे देख के सनवू फिर से अपने शैडो स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और जितने भी अटैक होते हैं सनवू बड़ी आसानी से उन सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। और वहाँ पे जितने माउंट हुआ शेख के डिसिपल्स होते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी सनवू सीधे जाके उस माउंट हुआ शेख के मास्टर के अटैक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख के वो माउंट हुआ शेख का मास्टर हंसते हुए सनवू से कहता है, बच्चे लगता है कि तुमने मेरी पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार असली पावर क्या होती है। आज तुम्हारा ये घमंडी तुम्हें ले डूबेगा, तुम आज अपने घमंड की वजह से ही मारे जाओगे। ये सुन के सनवू मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं करता है और सीधा उस माउंट हुआ शेख के मास्टर के अटैक के सामने खड़ा होता है, उसे लगने देता है। तभी वो अटैक सनवू को लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वहाँ से दूर खड़े सोल्जर्स भी उस धमाके को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। वहाँ पे खड़े सोल्जर्स उस धमाके को देखते हुए कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह का धमाका था? ये धमाका तो सच में काफी बड़ा था। और वहीं पे हमें ड्यूक्चोल को दिखाया जाता है, जो इस धमाके को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहाँ से वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये एक्सप्लोजन तो, ये धमाका तो सच में काफी बड़ा था। मास्टर चेंसू के इस धमाके से मुझे नहीं लगता कि वो सनवू बच पाएगा, वो सनवू पक्का आज मारा जाएगा। फाइनली वो सनवू मारा गया, मेरा बदला पूरा हो गया। तभी हमारा सीन फिर से उस धमाके वाली जगह पे जाता है जहाँ पे धूल हटता है। वहाँ से धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है सनवू अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है। वहाँ पे जितने भी माउंट हुआ शेख के डिसिपल्स होते हैं जिन्होंने सनवू के ऊपर अटैक किया होता है, वो सभी लोग सनवू से हार गए होते हैं और अपने घुटनों पे जमीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। और वहीं पे मास्टर चेंसू का भी हाल कुछ ठीक नहीं होता है, वो सनवू के अटैक की वजह से काफी दूर फेंका गए होते हैं और जमीन के ऊपर गिरे हुए होते हैं और काफी बुरी तरह से जख्मी होते हैं। वो जमीन पे गिरे हुए काफी गुस्से में सोच रहे होते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है।
है। मुझे जहाँ तक याद है मेरा अटैक उस बच्चे के ऊपर लगा था, तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मेरे जितने भी डिसिपल्स है वो सभी हार चुके और मैं भी यहाँ पे जमीन पे इस तरह पड़ा हुआ हूँ, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार उस बच्चे ने एग्जैक्टली किया क्या? उसने जो कुछ भी किया मैं कुछ भी नहीं देख पाया। उसने कब मेरे अटैक को काउंटर किया और हमारे ऊपर अटैक किया मैं कुछ भी नहीं देख पाया। उसने इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा तेजी से किया कि मैं कुछ भी नहीं देख पाया कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। यही कहते हुए माउंट हुआसेक का मास्टर अपनी तलवार की मदद से फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। तभी वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी समय के लिए बढ़ जाती है। उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। फिर वो सनवू से कहता है, बच्चे तुमने मुझे एक स्ट्राइक में पीछे धकेल दिया, एक स्ट्राइक में गिरा दिया, तो ऐसा मत सोचना कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तुम बस अपने लक की वजह से ऐसा कर पाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ फिर से ऐसा नहीं होगा। तुम फिर से मुझे पीछे की तरफ नहीं धकेल पाओगे। लेकिन वहीं पे सनवू अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए सोच रहा होता है, जब से मेरी 12th स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड एडवांस हुई है तब से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके अंदर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर आ गई है। अगर मैं इसकी फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में काट सकता हूँ। ये जो मेरी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर है वो पूरी पिछले 1 महीने की ट्रेनिंग का असर है। जो मैंने इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी पिछले 1 महीने के दौरान, उस ट्रेनिंग का असर मुझे आज दिख रहा है। उतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग आज मुझे वर्थ इट लग रही है कि मैंने अपना जितना भी समय इसमें लगाया वो सब वर्थ इट है इन सभी चीजों के लिए। लेकिन वहीं पे उस माउंट हुआसेक के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सनवू उसको बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो माउंट हुआसेक का मास्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो सनवू से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने बच्चे कहीं के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फिर से इग्नोर करने की? यही कहकर वो बहुत ही तेजी से गुस्से में सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से सनवू के ऊपर अटैक करता है। जिस अटैक को सनवू अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक करता है, उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ की जमीन भी टूट रही होती है। उस माउंट हुआसेक के मास्टर ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो जैसे अपनी पावर को थोड़ा सा और रिलीज करता है, सनवू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सनवू फिर से अपनी 12th स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है। तभी सनवू अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जो सीधे जाके उस माउंट हुआसेक के मास्टर के कंधे पे लगती है, जिसकी वजह से उसका कंधा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो माउंट हुआसेक का मास्टर हार नहीं मानता है। वो सनवू को गाली देते हुए कहता है, तुम कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कंधे को जख्मी करने की? तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर सनवू कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर भी पाओगे? तुम पहले अपनी हालत देखो, उसके बावजूद तुम ऐसा कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानने वाले हो। तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखानी होगी, तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखानी होगी। यही कहने के साथ सनवू अपनी 12th स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो सच में हद से भी ज्यादा पावरफुल होती है। उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बिजली का भवंडर आ जाता है, एक स्टॉर्म आ जाता है। उस अटैक की पावर को महसूस करते हुए नागिन कहता है, सच में ये पावर तो काफी ज्यादा इंक्रेडिबल और पावरफुल है। मेरे यंगर ब्रदर के एक ही स्ट्राइक में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को एक ही स्ट्राइक में 2 हिस्सों में कट कर सकता है। आज से जब कुछ टाइम पहले मेरा यंगर ब्रदर टियानमू माउंटेन के ऊपर आया था, उसने मुझसे फाइट की थी, तब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर आज उस दिन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरा यंगर ब्रदर काफी तेज से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आज उसने रॉक क्लैन के कमीशन क्लैन को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही साथ उसके प्लान को भी बेकार कर दिया है। यही तो उम्मीद की जा सकती है मेरे यंगर ब्रदर से। वो मेरा यंगर ब्रदर है, वो इतना ज्यादा आम कैसे हो सकता है? और वहीं पे सनवू अपनी पावर को देख रहा होता है और अपनी पावर को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पे जो मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया वो मेरी बस आधी पावर थी, और मेरी आधी पावर ने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया। मेरी आधी पावर की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। इस जगह को देख के लग रहा है कि ये जगह पूरी तरह से खेल बन चुका है, एक नर्क बन चुका है, जहाँ पे चारों तरफ लाश ही लाश से खून ही खून है। अभी तो मैंने सिर्फ 12th स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड के 4th फॉर्म के मिडल में ही हूँ। अगर मैंने 4th फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पावर कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसका एक नॉर्मल स्ट्राइक भी किसी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को खत्म करने के लिए काफी होगा। मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का, जिस दिन मैं इसके 4th फॉर्म को मास्टर कर लूंगा। उस दिन मैं देखूंगा कि आखिर ये 4th फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। और तभी हमें वहाँ पे एक मरे हुए सोल्जर्स के नीचे डियोक्चुल को जिंदा दिखाया जाता है। सनवू के उतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी डियोक्चुल जिंदा बच चुका होता है, जो अपने ऊपर से उस मरे हुए सोल्जर्स को हटाते हुए कह रहा होता है आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ का नजारा वो देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जोर से चिल्ला के कहता है आखिरकार ये क्या है? ये जगह तो एक पूरी तरह से नर्क बन चुकी है, खेल बन चुकी है। यहाँ पे जितने भी मेरे रॉक क्लैन के सोल्जर्स थे वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। मेरा रॉक क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या? आखिरी बात जो मुझे याद है वो मुझे ये है कि युन सनवू ने अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश किया था, जिसके बाद यहाँ पे एक बिजली का भवंडर आ गया था, तूफान आ गया था, और उसके बाद
बात का मुझे कुछ भी नहीं याद है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। क्या सनवू के उस अटैक में यहाँ पे मेरे जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी मारे गए? लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही अटैक में मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया जाए। ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। डियोक्चुअल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या बात है, यहाँ पे मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी कोई जिंदा बच चुका है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये सुनकर डियोक्चुअल जल्दी से पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे सनवू खड़ा होता है, जो उसको देख के कह रहा होता है, क्या बात है मोटे सुअर, तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। तुमने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाओगे। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे उसी अटैक में मारे जाओगे, लेकिन तुम जिंदा बच गए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाला हूँ। अगर तुम्हारी मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, अगर मैं पूरा कर सकूँ तो जरूर पूरा कर दूंगा। ये सुनकर तो डियोक्चुअल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए सनवू से कहता नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं रॉक क्लैन का यंग मास्टर हूँ और मैं आगे चल के रॉक क्लैन का लीडर बनने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन सनवू को घंटा उसकी किसी भी बात का फर्क पड़ रहा होता है। सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके उसकी तरफ लगातार बढ़ते जा रहा होता है, जिसे देख के डियोक्चुअल और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए सनवू से कहता है, हे तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे करीब मत आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन सनवू उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उठा के जैसे ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने वाला होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ओए लड़के तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम उसको मार नहीं सकते हो, तुम अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के सनवू वहीं पे रुक जाता है और उस तरफ देखने लगता है जहाँ से उसे वो आवाज आई हुई होती है। सनवू जैसे मुड़ के उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वही वुलियन ग्रुप के ड्रैगन स्क्वाड का लीडर आया होता है डियोक्चुअल को बचाने के लिए। वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर वहाँ पे आके सनवू से कहता है कि तुम उसे मार नहीं सकते हो, अपनी स्वॉर्ड उससे दूर करो। और वहीं पे डियोक्चुअल उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ चुकी है, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता, अब मैं जिंदा बच जाऊंगा। यही कहते हुए डियोक्चुअल जल्दी से खड़ा हो जाता है और ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के पास भागते हुए चला जाता है और ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, ये कमीना मुझे मारना चाहता है, अगर आपने मुझे नहीं बचाए तो ये कमीना पक्का मुझे मार डालेगा। वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं मारेगा। ये सुन के डियोक्चुअल और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सनवू को चोर में आते हुए कहता है, ओए तुम कमीने सनवू, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, मुझे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, उनके रहते हुए तुम्हारी हिम्मत तक नहीं होगी मेरे बाल तक बाका करने की, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम टियानमू माउंटेन के लुटेरों को यहाँ पे लेके आओगे और तुम दिखाओगे कि तुम्हारे पास उनका सपोर्ट है तो तुम जिंदा बच जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा कोई? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यून सनवू सच में तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मेरे पीछे वुलियन ग्रुप खड़ा है जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो तुम उनके रहते हुए मुझे कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर सोच रहा होता है, ये मोटा सुअर तो सच में किसी भी काम का नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक बेकार कचरे जैसा है। अगर मुझे ऑर्डर नहीं मिले होते इसे बचाने के तो मैं कभी भी इसे नहीं बचाता, इसे ऐसे ही छोड़ देता। लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पे इस मोटे सुअर को बचाना होगा। अगर मुझे इस मोटे सुअर को बचाना है तो मुझे यून सनवू और साथ ही साथ नागेम दोनों का एक साथ सामना करना होगा। और ये दोनों ही कोई कमजोर नहीं है जिन्हें मैं ऐसे ही हरा दूं। अगर मुझे इन दोनों का ही सामना करना है तो मुझे अपनी ब्लेसिंग की पावर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं अपनी ब्लेसिंग की पावर का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ लापरवाही से। अगर मैं अपनी ब्लेसिंग की पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी आंखें हैं जो हम पे नजर रखी है, और यहाँ पे अगर मैंने एक गलती की तो वो गलती मुझे काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए मुझे सोच समझ के अपनी ब्लेसिंग पावर का इस्तेमाल करना होगा। ड्रैगन स्क्वाड का लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अचानक से इस आवाज को सुनकर ड्रैगन स्क्वाड का लीडर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये आवाज किस तरफ से आई, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में फिर से आवाज आती है कि आखिरकार तुम इधर उधर किसे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बस ऐसे दिखाओ कि जैसे हम बिल्कुल शांत खड़े हैं और नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे कुछ देर पहले वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था और वो दोनों नॉर्मली बात कर रहे हैं। आगे वो दोनों माइंड टू माइंड बात करने लगते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। पिछले 2 मिनट से वो दोनों लगातार एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ये सुन के दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी उन दोनों की कोई भी बात करने की आवाज को नहीं सुन पा रहा, वो लोग बस ऐसे ही खड़े हैं। और वहीं पे डियोक्चुअल भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। और वहीं पे वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर और सनवू एक दूसरे से आपस में माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं, और उनकी बातें के बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें स्टोरी में जरूर पता चल जाएगा। और आखिर में सनवू ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया, अगर तुमने उस वादे को तोड़ा तो तुम अपनी मौत के लिए तैयार रहना। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू को
कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस अपना हाथ हवा में उठाता है और कहता है कि हम हार मानते हैं। ये सुनकर तो डियोक्चोल के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो काफी हैरान हो जाता है और बस वही नहीं, वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। डियोक्चोल चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपने अभी क्या कहा? आप हार मानते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लड़े बिना कैसे हार मान सकते हैं? फिर वो वहाँ पे खड़े सोल्जर्स पे चिल्ला के कहते हैं, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी से इस सोनवू के ऊपर अटैक करो, इसे यहीं पे खत्म कर दो। क्या तुम सभी लोगों को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है? जल्दी से अपने वेपन उठाओ और इस सोनवू के ऊपर अटैक करो, इसे यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन वहाँ पे उसकी बातों से घंटा किसी को कोई भी फर्क पड़ रहा होता है, सब उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे होते हैं। तभी सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके डियोक्चोल की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए डियोक्चोल से कहता है, डियोक्चोल सच में तुम कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। अगर अब तुम्हारी हिम्मत है तो तुम एक शब्द बोल के दिखाओ, तुम फिर से बोलने का ट्राई करो। लेकिन डियोक्चोल की वहाँ पे इतनी ज्यादा फट चुकी होती है सनवू से कि डियोक्चोल के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा होता है। तभी सनवू डियोक्चोल से कहता है, डियोक्चोल तुमने बिना किसी कारण के काफी सारी अननेसेसरी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी की है, जबकि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे क्लैन को प्रोवोक किया करते थे, तुम मुझे प्रोवोक किया करते थे। लेकिन अब समय है कि तुम्हें उन सारी प्रॉब्लम्स को वापस किया जाए, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स को वापस किया जाए। तुमने प्लान बनाया था कि तुम यहाँ पे एक्सीडेंटली मार डालो और लोगों को ऐसा दिखाओ कि इस टेस्ट के दौरान मेरी मौत एक्सीडेंटली हो गई, ताकि तुम्हें कोई भी ब्लेम न करे, कोई भी कुछ न कर पाए। लेकिन अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं भी तुम्हें यहाँ पे खत्म करके बिल्कुल ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे जिस टेस्ट के दौरान तुम्हारी मौत एक्सीडेंटली हो गई। ये सुनकर तो डियोक्चोल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सनवू के सामने अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। वो सनवू से कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार तुम्हें कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बस एक बार मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। लेकिन सनवू उसकी घंटा कोई बात सुनने वाला था। सनवू अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है और डियोक्चोल का किस्सा वहीं पे खत्म कर देता है। डियोक्चोल वहीं पे मारा जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रोविनेंस मिनिस्टर के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोविनेंस मिनिस्टर कह रहे होते कि अच्छा तुम दोनों वो कमीशन क्लैन हो जो लास्ट तक एग्जाम में बचे हुए थी और बाकी सारे कमीशन क्लैन जो थे वो एग्जाम के अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो चलो एक बार मैं फिर से ये अनाउंस कर देता हूँ कि कौन सा कमीशन क्लैन कौन से प्लेस पे है। बेक यून कमीशन क्लैन जो है उन्होंने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है और योक रोक कमीशन क्लैन जो है उन्होंने सेकंड प्लेस को हासिल किया है। और तुम दोनों के अलावा जितने भी कमीशन क्लैन देश के अंदर थे उन सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और तुम दोनों ही कमीशन क्लैन इकलौते हो जिन्होंने एग्जाम को पास किया है, वरना कोई भी कमीशन क्लैन ने एग्जाम को पास नहीं किया है, जिसकी वजह से फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस ही है। और थर्ड प्लेस के लिए कोई भी कमीशन क्लैन ही नहीं है, जिसकी वजह से थर्ड प्लेस को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है। यही कहकर प्राइम मिनिस्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वुलेंग ग्रुप के लीडर ने मुझसे कहा था कि योक रोक कमीशन क्लैन जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही हो चुका है। बेक यून कमीशन क्लैन ने रॉक क्लैन को पीछे छोड़ के फर्स्ट प्लेस को हासिल कर दिया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा। जैसे ये बात वुलेंग ग्रुप के लीडर को पता चलेगी कि योक रोक कमीशन क्लैन फर्स्ट प्लेस में नहीं आया है, वो सेकंड प्लेस पे आया है, लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रिजल्ट पहले ही अनाउंस हो चुके हैं और मैं रिजल्ट के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा है कि योक रोक कमीशन क्लैन किस तरह यून क्लैन से हारा है। प्रोविनेंस मिनिस्टर ये सब सोच ही रहे होते कि तभी सनवू कहता है कि प्रोविनेंस मिनिस्टर क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? प्रोविनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ कहो। सनवू कहता है कि मेरा बेक यून कमीशन क्लैन फर्स्ट प्लेस पे आया है, तो क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? प्रोविनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ ठीक है, अपना रिक्वेस्ट बताओ। ये सुन के सनवू अपना रिक्वेस्ट बताना चालू कर देता है। सनवू के रिक्वेस्ट के बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है, आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू ने प्रोविनेंस मिनिस्टर से सारी बातें कर ली होती है और प्रोविनेंस मिनिस्टर मीटिंग हॉल से चले गए होते हैं और वहाँ पे सिर्फ सनवू और वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर बचा हुआ होता है, जहाँ पे सनवू ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कह रहा होता है सच में तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरा कोई भी इरादा नहीं है वुलेंग ग्रुप के खिलाफ जाने का और उनसे जंग करने का। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ योक रोक कमीशन क्लैन के उस मोटे सुअर के साथ थी। वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता हाँ इसकी वजह से तुमने उस मोटे सुअर का मुझसे सर मांगा था ना? सनवू कहता हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वुलेंग ग्रुप को तो वो कमीशन क्लैन चाहिए था जो फर्स्ट प्लेस पे हो और मुझे फर्स्ट प्लेस चाहिए था, तो इसमें तो हम दोनों का ही फायदा है ना। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वुलेंग ग्रुप के लीडर इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलो अब मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों को ऐसे अरेंज कर दूंगा ताकि तुम्हें थर्ड प्लेस का भी कमीशन मिशन मिल जाए, तो कल सुबह तक तुम्हें मैसेज रिसीव हो जाएगा। ये सुन के सनवू कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर ये सुनने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही सनवू एक ईविल सी हंसी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सनवू ने सारी चीजें प्लान करके की है। और यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें सीधा अगले दिन वुलेंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वुलेंग ग्रुप के लीडर के सामने कोई अपने घुटनों के ऊपर होता है, जहाँ वुलेंग ग्रुप के लीडर ये सुन के कहते हैं आखिरकार तुम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम खुल के बात करो। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो वुलेंग ग्रुप के लीडर के सामने
सामने अपने घुटनों पे होता है वो कोई और नहीं बल्कि रॉक क्लैन का लीडर होता है और ड्यूक चुल का बाप। आगे वो रोते हुए वुलेन ग्रुप के लीडर से कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे की मौत के बारे में बात कर रहा हूँ। उस कमीने यून क्लैन के लीडर यून सनवू ने मेरे बेटे को इतनी ज्यादा बेरहमी से मार डाला, लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसके यून क्लैन को और उसको जिंदा छोड़ दिया। वुलेन ग्रुप ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि इस समय के दौरान मैंने यून क्लैन को खत्म करने के लिए क्या नहीं किया, मैं कितनी हद तक चला गया। तो आखिरकार यून क्लैन को ऐसे छोड़ देना जबकि उसने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, इसका मतलब क्या बनता है। ये सुन के वो वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है कि क्या तुम ये बात को नहीं जानते हो कि हमारे लिए वो फर्स्ट प्लेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, हमारे सेक्ट के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए वो फर्स्ट प्लेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मैं किसी ऐसे सेक्ट को कैसे खत्म कर सकता हूँ या उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ जो खुद सामने से मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है, मेरे साथ मिलना चाहता है। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, यून क्लैन ने तो अभी मेरे साथ हाथ मिलाया है, वो अभी मेरे साथ आया है, लेकिन तुम तो काफी लंबे समय से मेरे साथ हो, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मौका मिलेगा बदला लेने का, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये सब सुन के वो रॉक क्लैन का लीडर कहता है ये कमीना पूरी तरह से बकवास कर रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आखिरकार इस कमीने का मोटिव क्या है। यही सोचकर रॉक क्लैन के लीडर वुलेन ग्रुप के लीडर से चिल्ला के कहते हैं तुम इतने ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना उस यून क्लैन ने और उस यून क्लैन के लीडर ने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया है, लेकिन उसके बावजूद तुम उसके साथ इतनी आसानी से रिश्ता बना रहे हो। फिर वो अपने साइड में खड़े माउंट हुआ शेख के लीडर से भी कहता है कि आखिरकार तुम इस तरह यहाँ पे चुप क्यों खड़े हो, तुम भी कुछ क्यों नहीं बोलते हो, तुम भी तो यून क्लैन गए थे और उस यून क्लैन के यून सनवू ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया था, उसने तुम्हारी कितनी ज्यादा बेइज्जती की थी, तो आखिरकार तुम इस तरह यहाँ पे चुप क्यों खड़े हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो। और बस इतना ही नहीं, तुमने अपने काफी सारे डिसिपल्स को भी खोया है, बस वो यून क्लैन के यून सनवू की वजह से। क्या तुम्हें उन सभी चीजों का कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है। ये सुन के वो माउंट हुआ शेख का लीडर उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उससे नजरें चुराने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे इस तरह खामोश देख के तो उस रॉक क्लैन के लीडर को एक झटका सा लगता है, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मास्टर चेंसू कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन तभी उसे सारी बातें समझ में आने लगती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है ये दोनों कमीने एक साथ आ चुके हैं तो ये कमीना बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। इन लोगों को क्या लगता है, इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे एक कचरे की तरह फेंक दिया तो ये लोग भी सुरक्षित रहेंगे, मैं इनको ऐसे ही जाने दूंगा। यही सोचकर रॉक क्लैन के लीडर वुलेन ग्रुप के लीडर की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि तुम सभी कमीनों को क्या लगता है, अगर तुम सभी कमीने मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम सभी कमीनों को इतनी आसानी से जाने दूंगा। मैंने जिस समय इस जगह को छोड़ा और बाहर गया तो मैं बाहर की दुनिया वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा कि आखिर वुलेन ग्रुप क्या है। मैं सभी लोगों को तुम्हारे एक एक सीक्रेट के बारे में बता दूंगा, मैं तुम सभी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुन के वुलेन ग्रुप के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने शरीर से काफी ज्यादा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जो सारा प्रेशर वुलेन ग्रुप के लीडर के ऊपर डालने लगते हैं। वो जैसे अपना प्रेशर वुलेन ग्रुप के लीडर के ऊपर डालते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ने लगता है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और रॉक क्लैन के लीडर बिल्कुल भी वुलेन ग्रुप के लीडर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, वो बड़ी मुश्किल से अपने घुटने तक होते हैं। वो सोच रहे होते हैं आखिरकार ये किस तरह का खतरनाक प्रेशर है, मैं इस खतरनाक प्रेशर को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वुलेन ग्रुप के लीडर रॉक क्लैन के लीडर से कहते हैं कि सच में तुम एक बहुत ही बड़े एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाया और तुम्हारे क्लैन को इतना ज्यादा पावरफुल क्लैन बनाया, लेकिन तुम तो एहसान चुकाने के बजाय मुझे ही धोखा देने चले, मुझे ही बर्बाद करने चले। मुझे लगता है कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, तो चलो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ और तुम्हें खत्म कर देता हूँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। फिर आगे वुलेन ग्रुप का लीडर मास्टर चेंसू से कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें जो जरूरत है तुम्हें वो दूंगा, तुम बस इस मोटे सुअर को खत्म कर दो मेरे लिए, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये सुनने की देर थी कि मास्टर चेंसू अपने पास से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपने वादे को भूलना मत, तुमने जो मुझसे वादा किया था तुम्हें उसे निभाना होगा। यही कहने के साथ रॉक क्लैन के लीडर से कहते हैं तुम ज्यादा उदास मत होना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पावर है और मुझे पावर चाहिए, मैं पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये सब सुन के तो रॉक क्लैन के लीडर की बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है। वो घबराते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मेरी जुबान फिसल गई होगी, अगर तुम मुझे एक बार जिंदा छोड़ देते हो तो मैं बाहर जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी जुबान काट लूंगा, बस मेरी लाइफ को छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन मास्टर चेंसू उसकी बात को घंटा सुनता है, वो हंसते हुए अपनी तलवार को उठाता है और अपनी तलवार से एक स्लैश करता है और उस रॉक क्लैन के लीडर की किस्सा वहीं पे खत्म कर देता है। ये देख के वुलेन ग्रुप का लीडर भी हंस रहा होता है। दोनों बाप बेटा के साथ सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, दोनों बाप बेटा ज्यादा बोलने के मारे गए, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा बोलना भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी यहाँ पे चुप होता तो बिल्कुल भी मारा नहीं जाता, लेकिन इसको बोलने की चूल मची थी तो मारा गया। बोलते फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्वॉर्ड के लीडर कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें दोबारा जरूर देख पाऊंगा। सनवू कहता हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। आगे ड्रैगन स्वॉर्ड के लीडर कहते
कहते हैं कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम भी अपने कमीशन मिशन को पूरा करने के लिए अभी निकलने वाले हो। सनवू कहता हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, हम कुछ समय बाद यहाँ से अपने कमीशन मिशन को पूरा करने के लिए निकलने वाले हैं, जैसा कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था। हमें सेकंड प्लेस के और थर्ड प्लेस के कमीशन मिशन मिल चुके हैं। ये सुनकर ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है कि हाँ ये तो मिलना ही था, क्योंकि वुलिंग ग्रुप अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता है, वो अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, अगर तुम अपने फर्स्ट प्लेस का कमीशन मिशन हमें दे देते हो तो हम तुम्हें सेकंड और थर्ड प्लेस का कमीशन मिशन दिला देंगे। लेकिन आखिरकार मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आया, तुमने फर्स्ट प्लेस का कमीशन मिशन जीता, लेकिन उसके बावजूद तुमने उस प्लेस को, उस कमीशन मिशन को हमें दे दिया और तुमने उसके बदले 2 कमीशन मिशन मांगे, सेकंड और थर्ड प्लेस के। लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट प्लेस का कमीशन मिशन का रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि कोई भी छोटा मोटा कमीशन क्लैन पूरी तरह से पागल हो जाएगा इस रिवॉर्ड के लिए, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा इस रिवॉर्ड के लिए। तो आखिरकार तुमने क्यों छोड़ दिया? ये सुन के सनवू कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने जो चॉइस की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मिशन का रिवॉर्ड भले ही काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये मिशन सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि प्रिंसेस के किसी निशानी को, जिसे एम्परर इतना ज्यादा प्यार किया करते थे, उसकी निशानी को रॉयल पैलेस में पहुंचाना है, वो सच में कोई मजाक का खेल नहीं है। और ना ही मेरा कमीशन क्लैन अभी इसके लिए तैयार है, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इस कमीशन मिशन को पूरा कर सके। और साथ ही साथ मैं इस कमीशन मिशन को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा नर्वस हूँ। अगर मैंने नर्वस होकर कमीशन मिशन के दौरान कोई भी गलती कर दी और इसमें फेल हो गया तो मेरा कमीशन क्लैन कभी भी इसके परिणाम को झेल नहीं पाएगा। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि ये सोचना कि उसने अपने डर की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, अपने हाथ से गवा दिया, ये कितने ज्यादा हंसने वाली बात है। मैं जितनी बार इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे उतनी बार इस चीज पे हंसी आ रही है। सच में ये कमीना तो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तभी सनवू कहता है कि 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया है। यही कहकर सनवू अपने कोट के अंदर, अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता है और अपने कपड़े के अंदर से पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को देते हुए कहता है, ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैंने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के लिए तैयार किया है। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर इस छोटे से गिफ्ट को अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू को कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसे घूरे जा रहा होता है। ये देख के सनवू उससे कहता है, अरे आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसे ले लीजिए, आप इतने बड़े लंबे सफर के ऊपर जा रहे हैं, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड के लीडर चुपचाप सनवू से उस पेपर को ले लेता है और फिर अपने घोड़े के ऊपर जाके बैठ जाता है। और वहाँ से जाते हुए सनवू से कहता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने दोनों मिशन को कंप्लीट करके सही सलामत वापस लौट आओ। ये सुन के सनवू कहता है कि आपने मेरी इतनी ज्यादा चिंता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने कमीशन मिशन को पूरा करके सही सलामत वापस लौट आए। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सनवू उनको जाते हुए देख रहा होता है। और उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद सनवू कह रहा होता है कि वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपने सफर से सही सलामत लौट पाता है और कौन नहीं। और सनवू के इस बात का मतलब आप लोगों को जल्दी ही पता चलने वाला है। आगे हमें उस ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक पीछे से सोल्जर आता है और उससे कहता है वो लड़का सच में एक बेवकूफ होने के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा घमंडी भी है। हमें पहले लगा था कि हमारे जेल के ऊपर जो अटैक हुआ था और हमारे जेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके अटैक के पीछे इसका हाथ है। लेकिन जब मैंने इस डरपोक इंसान को देखा, तब से मुझे वो सारी बातें बिल्कुल एक बेतुकी लगने लगी है, क्योंकि इसके जैसा कोई डरपोक इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है कि इन सारी चीजों को मैंने भूल जाओ और अपने कमीशन मिशन के ऊपर ध्यान दो। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों बाद उन सभी को एक घाटी से गुजरते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और वो सभी लोग एक पहाड़ के ऊपर एक पतले रास्ते से जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सोल्जर्स घबराते हुए कहता है, ड्रैगन स्क्वाड लीडर ये मौसम तो और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और समय गुजर रहा है, ये मौसम तो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। अगर ये मौसम ऐसे ही खराब होता रहा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये ड्रैगन स्क्वाड के लीडर जल्दी से हमें कोई ऑर्डर दे, क्योंकि हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर आपने हमें जल्दी से कोई ऑर्डर नहीं दिया तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। हमारे सारे लोग धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पैनिक करने लगे हैं। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग पैनिक की वजह से कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। ये सब देख के उस ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी डांट को पीसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अचानक से मौसम इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है। पहाड़ ऊपर से बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगता है और पहाड़ के बहुत बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग काफी तेज से चिल्लाने लगते हैं। वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया है, सभी लोग अपनी जान बचाओ, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन वो सभी लोग कुछ कर पाते, वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही बहुत ही बड़े बड़े पत्थर उन सभी लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं और वो सभी लोग उन पत्थरों के नीचे आके मरने लगते हैं। और वहीं पे उस ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को ये सब देख के एक सदमा सा लग गया होता है। वो सोच रहा होता है कि सारी चीजें बहुत ही स्मूथली जा रही थी, आसानी से जा रही थी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, हम बड़ी आसानी से अपने आइटम को इंपीरियल फैमिली के अंदर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया। हमें कुछ समय के लिए लगा कि ये मौसम बस कुछ समय के लिए खराब हुआ
हुआ है, लेकिन जब हम इस पहाड़ी के ऊपर आए और इस पतले रास्ते के ऊपर आए तभी मौसम इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया। हम कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, उससे पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे सारे सोल्जर्स इतने बेरहमी से मारे जा रहे हैं और मैं बस यहाँ पे खड़ा सभी लोगों को मरता हुआ देख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे इन सभी लोगों को बचाना चाहिए। तभी ऊपर से और भी काफी सारे बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर उन सारे बड़े बड़े पत्थर के नीचे आके मारा जाता है। उसका भी किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है और जब कुछ समय बाद वहाँ पे लैंडस्लाइड रुकती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो हमें दिखाया जाता है वो जगह बिल्कुल ऐसे हो चुकी होती है जैसे कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और वहीं पे सनवो एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर इन सारी चीजों को होते हुए देख रहा होता और देख के कहता है ये लैंडस्लाइड सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। एक नेचुरल डिजास्टर को एक ट्रांसेंडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी फेस नहीं कर सकता, उससे बच नहीं सकता है। अच्छा हुआ कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। इसकी वजह से मैंने फर्स्ट कमीशन मिशन को छोड़ के वुलिंग ग्रुप को दे दी और मैंने सेकंड और थर्ड कमीशन मिशन को ले लिया। जब मैं उस दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में गया था तब भी मैंने वहाँ पे देखा था कि यून क्लैन ने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया था और यून क्लैन को फर्स्ट कमीशन मिशन पूरा मिला था। और जब उस पैरेलल वर्ल्ड में यून क्लैन ने फर्स्ट प्लेस को लिया था और फर्स्ट कमीशन मिशन को जीता था तो वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल गए थे। और उस पैरेलल वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता था कि ये लैंडस्लाइड आने वाला है। इसकी वजह से जब पैरेलल वर्ल्ड के यून क्लैन यहाँ पे आया था तभी उनके ऊपर भी ऐसे ही लैंडस्लाइड हुई थी और उनके काफी लोग मारे गए थे। और इसकी वजह से यून क्लैन को एक बहुत ही ज्यादा भारी डैमेज हुआ था। यून क्लैन इतना ज्यादा डैमेज हो गया था, इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उन्हें वुलिंग ग्रुप का सपोर्ट लेना पड़ा था अपने आप को रिकवर करने के लिए। और जिस समय यून क्लैन ने वुलिंग ग्रुप से सपोर्ट मांगा था, मदद मांगी थी, उसी समय यून क्लैन एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि वुलिंग ग्रुप ने यून क्लैन को सपोर्ट करने के बहाने यून क्लैन के अंदर अपनी जड़ें फैलाना चालू कर दिया था। और उस सपोर्ट के दौरान उन्होंने पूरी तरह से अपनी जड़ें फैला दी और यून क्लैन का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और यून क्लैन को कंट्रोल करने लगे। और फिर जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने उस पैरेलल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें देखी थी, फिर मैंने इस वर्ल्ड में आने के बाद उन सारी चीजों को बदलने लगा, चेंज करने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इस वर्ल्ड का भी फ्यूचर चेंज होने लगा, बदलने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, मेरे बीच में आकर फ्यूचर चेंज करने की वजह से बस छोटी मोटी ही फ्यूचर में आगे चीजें चेंज होती है, लेकिन कोई बड़ी चीज होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट प्लेस पाने के बाद भी फर्स्ट प्लेस को वुलिंग ग्रुप को दे दिया और उनसे सेकंड और थर्ड प्लेस को मांग लिया। और आज वुलिंग ग्रुप को अपनी ड्रैगन स्क्वाड खोने की वजह से एक भारी डैमेज मिला होगा और मैंने आज बिना कुछ किए, बिना वुलिंग ग्रुप पे अटैक किए उनके ड्रैगन स्क्वाड को खत्म कर दिया। और इसी को तो मैं एक तीर से दो शिकार करना कहता हूँ। यही सोचते हुए सनवो अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सनवो के शरीर में काफी ज्यादा गिर एनर्जी ऑब्जॉर्ब होने लगती है। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा।